अच्छा, हम ह्यूमन राइट्स करेंगे। ह्यूमन राइट्स बेसिकली आपके पास उस पर बहुत तरह से क्वेश्चन आते हैं। वो कभी हजरतुल विदा के उसने पूछ लेता है, कभी विमेन राइट्स का पूछ लेता है, कभी नॉन मुस्लिम्स के राइट्स का पूछ लेता है। ठीक है, कभी वो ओवरऑल पूछ लेता है कि ह्यूमन राइट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कभी वो स्पेसिफिकली जो विमेन है उनकी इनहेरिटेंस का पूछ लेता है। तो हम हर एस्पेक्ट से कवर करते हैं, मगर ये है कि जो एक आप लोगों को मैंने अभी माइनॉरिटी राइट्स कराए थे ना, जब आप लोगों को मैं कल्चर और सिविलाइजेशन करा रही थी, उसमें एक था ना कि क्या वजूहात है जिनकी वजह से हमें टॉलरेंट होना चाहिए। और यही जो मैंने बताया था कि हम लोग के कॉमन एंसेस्टर्स हैं, हम लोग उनके रिलीजन्स और बुक्स के ऊपर भी बिलीव रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सूरह हज की 40th आया बताई थी और सारे आर्ग्यूमेंट्स, वो वाली चीज आप लोगों ने, और जो आप लोगों का था आई थिंक वसातिया वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने उसी में दिया था। और फिर आगे मैंने आपको जो उस पे डिफरेंट राइट्स बताए थे, एक आई थिंक चौधरी मोहम्मद अयूब साहब एक किसी एक स्कॉलर के बताए थे, वो सारा आपने ना, वो भी इसमें साथ ह्यूमन राइट्स में भी आपने तैयार करना है। क्योंकि कभी कभी इसमें ना माइनॉरिटी राइट्स पे आता है, तो वो उसका आंसर वहीं पे है। ठीक है, अब आप लोगों के पास ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं और राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं। मतलब आपके हर इंसान के लिए क्या राइट्स हैं, तीन तरह से आप करोगे, दो तरह भी नहीं। एक तो हर इंसान को क्या राइट्स दिए गए, ठीक है, एक नॉन मुस्लिम्स को क्या राइट्स दिए गए, और एक मुस्लिम्स को स्पेसिफिक क्या राइट्स दिए गए। तीन तरह से आप इसको देखोगे। यूनिवर्सल क्या राइट्स हैं, नॉन मुस्लिम्स के क्या राइट्स हैं, और मुस्लिम्स के क्या राइट्स हैं इस्लाम में। ठीक है, अब हजरतुल विदा को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली 9 जिलहज्जा को हुआ था, 10 years आफ्टर हिजरत। ठीक है ना, ये एक एग्जांपल है ऑफ इलोक्वेंस, कंसाइजनेस एंड इंसाइट। ठीक है, ट्रू द ह्यूमन राइट्स चार्टर ऑफ द यूएन मे बी कॉल्ड द मॉडर्न वर्जन ऑफ द फेयरवेल सर्मन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो अब आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मिलती है या ह्यूमन राइट चार्टर मिलता है यूएन का, वो बेसिकली इसी का एक मॉडर्न वर्जन है। ये एक अर्लीस्ट एग्जांपल थी कि आपके पास एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिक्लेरेशन दी जा रही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वो सारे राइट्स वहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे थे। ये 1341 years बिफोर मार्टिन लूथर किंग और मेनी मेनी years बिफोर नेल्सन मंडेला हुआ था। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो गाइस ये तकरीबन आप लोग मेंशन अगर ये चीज करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा देगी कि ये आप नेल्सन मंडेला जिनको चैंपियन समझा जाता है ह्यूमन राइट्स का, उनसे तकरीबन 1300 साल से भी ज्यादा पहले दिया गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और मौलाना मौदूदी यही आर्ग्यू करते हैं कि हम लोग इस्लाम में यही मानते हैं कि राइट सारे जो हैं वो हम लोग को अल्लाह ताला कॉन्फर करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोगों ने, हम कोई भी नहीं होते किसी के राइट्स को ब्रीच करने वाले। ठीक है, बिकॉज एवरीबडी इज इम्पार्टेड देयर ड्यू राइट्स बाय अल्लाह। ठीक है, एंड वी आर हियर टू सबमिट टू दोज इम्पार्टेड राइट्स। और ये हमारे बिलीफ का पार्ट है। ठीक है ना, हम जब तौहीद कहते हैं, हम कहते हैं सबमिशन टू अल्लाह, तो ये उसका हिस्सा है कि हम लोग जो राइट्स उन्होंने किसी को दिए उनको माने। ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपके पास ये हो गया। लैंग्वेज ऑफ सर्मन इज नॉन स्पेसिफिक, और इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी नॉन स्पेसिफिक है, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है। ठीक है ना, और मुस्लिम्स जो है उनको यहाँ ड्यूटी बाउंड किया गया है अलबत्ता कि वो इसको फॉलो करें, इसको स्प्रेड करें। अब इसके कुछ मेजर क्लॉजेस देखते हैं जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड हैं। एक तो यहाँ पे ना प्रोहिबिशन ऑफ किलिंग ईच अदर्स आपको नजर आएगी कि आपके पास, यू विल गो बैक टू बी रिसरेक्टेड बाय योर गॉड, यू विल गो बैक टू बी resurrected to your God. There you will be accounted for your deeds. So do not turn into people who go astray and kill one another. ये एक उसी की स्टेटमेंट है। ठीक है, खुद हज्जतुल विदा की, कि आप अपने रब की तरफ वापस जाएंगे। ठीक है, लौट के वहां पे आपका हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो आप उन लोगों में से ना हो जाएं जो भूल बैठते हैं, गुमराह हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो ये एक क्लियर यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है कि इसमें एक दूसरे को मारने से सख्ती से मना किया जा रहा है। देन ये है कि जब कोई क्राइम होगा तो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिमिनल पे होगी, ना उसके बेटे पे होगी और ना उसके बाप पे। पहले पहले वहां पे अरब में ये था कि जो लोग होते थे ना, वो अक्सर ऐसे होता था कि किसी ने कोई क्राइम किया तो उसके बदले उसके बेटे को मार दिया, या मे बी उसके बाप को पकड़ के ले आए, उसको मार दिया। तो इसमें उन्होंने क्लियर एक पैरेलल जस्टिस की बात की है कि एनी रॉन्ग डूअर डज नॉट रॉन्ग एनी अदर एक्सेप्ट हिमसेल्फ, सो लेट नो वन of you be blamed for the acts of his father or his son। ये भी उसके वर्ड्स हैं। फिर इसमें वुमेन राइट्स को बहुत एम्फेसाइज किया गया। ठीक है, उसके अलावा यूशरी को क्लियरली बैन किया गया। ठीक है,
5 पिलर्स जो हैं इस्लाम के आपके पास, यही आपका नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, तौहीद वगैरह, इनको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। ठीक है, इक्वालिटी के ऊपर बात की गई। अब आप लोग ये देखें कि यहाँ पे है कि हाँ, वो जो आप लोगों के पास इक्वालिटी में वो है ना, बात वो आपने लिखनी है कि एन अरब इज नॉट सुपीरियर टू अ नॉन अरब एंड अ नॉन अरब इज नॉट सुपीरियर टू एन अरब, अ ब्लैक इज नॉट सुपीरियर टू अ वाइट एंड अ वाइट इज नॉट सुपीरियर टू अ ब्लैक, एंड द ओनली स्टैंडर्ड ऑफ सुपीरियोरिटी इज पाइटी या तकवा। तो ये इक्वालिटी में आप कोट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपके पास ह्यूमन राइट्स पे जो ज्यादा है वो ये दो हैं, दो तीन, और वुमेन राइट्स है जिनको हम अलग से अभी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो इन तीन को तो आपने बहुत डिटेल से डिस्कस करना है, ठीक है, इन तीन क्लॉसेस को। उसके अलावा इक्वालिटी वाला आप कर सकते हैं, उसमें ये कोटेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसकी क्लोजिंग इस तरह हुई थी कि उन्होंने कहा था कि ऑल दोज हु लिसन टू मी शैल पास ऑन माय वर्ड्स टू अदर्स एंड दोज टू अदर्स अगेन, एंड मे द लास्ट वंस अंडरस्टैंड माय वर्ड्स बेटर देन दोज हु लिसन टू मी डायरेक्टली। तो इस पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की गई कि जिन लोगों ने डायरेक्टली उसको सुना वो आगे फैलाएं, जिन्होंने फिर सेकंड हैंड मतलब एज पैसिव लिसनर सुना वो उसे और आगे फैलाएं, फिर सेकेंडली वो उसको आगे फैलाएं, और यूं एक चेन के तौर पे ये चलता रहे। और जो लास्ट वंस हों, जो सबसे आखिर में इसको सुने, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे दुआ करते हैं कि वो आई प्रे कि उनसे भी बेहतर समझे जिन्होंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली सुना। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि बी माई विटनेस ओ अल्लाह दैट आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू योर पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो एंड पे अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह आप मेरे गवाह रहना कि मैंने आज, क्योंकि ये बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी साल था, आखिरी टाइम था, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आप मेरे गवाह रहना कि मैंने आपका मैसेज आज कन्वे कर दिया। तो बेसिकली इसमें आपने जो पॉइंट्स याद रखने, एक तो ये किलिंग वाला, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्राइम वाला, एक इक्वालिटी वाला, एक वुमेन राइट्स वाला, बाकी आप यूशरी वाला, पिलर्स वाला, ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, और क्लोजिंग आप लिख दोगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, अच्छा ये भी एक चीज बताई गई थी कि कुरान सुन्ना को फॉलो करने की इंपॉर्टेंस, कि आई लीव बिहाइंड मी टू थिंग्स, द कुरान एंड सुन्ना, इफ यू फॉलो दीज यू विल नेवर गो एस्ट्रे। तो ये भी आप इसमें एक पॉइंट इनकलकेट कर सकते हो कि ये भी मतलब हमने उसको ब्रेक किया है ना सर्मन को, उसकी कुछ फीचर्स निकाल के यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये आप लोग सारे देख सकते हो कि इसमें की जो बातें हुई थी, अगर हम उनको ब्रेक करें कि उसमें क्या मेजर मेजर चीजें थी जिनकी तलकीन की जा रही थी, तो वो ये थी। ठीक है, अब हम फॉर्मली ह्यूमन राइट्स के ऊपर आते हैं। ह्यूमन राइट्स को डिफाइन अगर करें तो इसकी वही जैसे हम करते होते हैं कि हमारे पास लिटरल मीनिंग क्या है, अगर रूट देखें तो हक, इसको हक बोलते हैं। ठीक है, तो हक का मतलब होता है समथिंग कंपल्सरी। ठीक है, एक इसका एक और मतलब होता है समथिंग टू बी डन इमीडिएटली एंड समथिंग फ्री फ्रॉम एरर्स। हक सच को भी कहते हैं ना, तो ये तीन हक, इस लफ्ज हक के तीन मतलब है। ठीक है, कंपल्सरी, इमीडिएट और फ्री फ्रॉम एरर्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ऑक्सफोर्ड इसको ऐसे डिफाइन करता है कि अ राइट विच इज बिलीव टू बिलोंग टू एवरी पर्सन, वो राइट जो कि हर इंसान के पास हो, वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है या ह्यूमन राइट है। ठीक है, जो हर हर इंसान के लिए इक्वली रिजर्व्ड है। और ब्रिटानिका इसको कैसे बताती है, राइट्स दैट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एज अ कंसीक्वेंस ऑफ बीइंग ह्यूमंस, वो ह्यूमन राइट है। जो किसी इंसान को या एक ग्रुप को इसलिए मिलता है क्योंकि वो ह्यूमन है, वो ह्यूमन राइट है। ठीक है, यूएन क्या कहता है, यूएन कहता है राइट्स विच आर इनहेरेंट इन आवर नेचर एंड विदाउट विच वी कैन नॉट लिव एज ह्यूमन बीइंग्स। वो राइट्स जो हमारी नेचर का हिस्सा है, और अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो एज ह्यूमन बीइंग्स हम रह ही नहीं सकते। मतलब बाकियों में तो ये कहा जा रहा था ना ऊपर दोनों में कि आप ह्यूमन हो तो उसकी वजह से आपको ये राइट्स मिल रहे हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये आपकी नेचर का ऐसा हिस्सा है कि अगर आपको ये ना दिए गए तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकोगे, इसलिए इनका आपको मिलना कंपल्सरी है। तो उन राइट्स को यूएन जो है वो ह्यूमन राइट्स कहता है। ठीक है, अब एक डॉक्टर अब्दुल्ला अल तुर्की है, ठीक है, उनकी एक यहाँ पे स्टेटमेंट मैं कोट करती होती थी, आप भी देख लो कि ड्यू टू इग्नोरेंस अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड लैक ऑफ नॉलेज अबाउट देम द रेपुटेशन ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक रूलिंग एंड गवर्निंग इज डिस्टॉर्टेड इन द आईज ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि क्योंकि ह्यूमन राइट्स के बारे में सही नॉलेज नहीं है लोगों के पास, इस वजह से जो है ना वो इस्लाम की रेप्यूटेशन जो है वो गिरती जा रही है। और वो दुनिया की नजर में, इसको आप इस्लामोफोबिया में भी कोट कर सकते हो कि डॉक्टर अब्दुल्ला अल तुर्की ने एक रीजन ये बताई है, ठीक है, फेलिंग इमेज ऑफ मुस्लिम्स की, कि हम लोग जो इस्लाम ने ह्यूमन राइट्स दिए हैं, ठीक है, उसकी अभी तक सही अंडरस्टैंडिंग ही हमारी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, जिन लोगों का उर्दू में है, वो उसको गूगल ट्रांसलेट पे डाल के एज इट इज लिख सकते हो, डॉक्टर अब्दुल्ला अल तुर्की से एसोसिएट करके। फिर आपके पास रिफा यूनिवर्सिटी के एक वॉइस चांसलर हैं, डॉक्टर अनीस अहमद। ठीक है, डॉक्टर अनीस अहमद आपके पास बेसिकली 7 प्रिंसिपल्स बताते हैं। ठीक है, 7 एथिकल प्रिंसिपल्स जिनको वो ह्यूमन राइट्स की बेसिस बोलते हैं। वो क्या क्या है, सबसे वो पहले वो ये कहते हैं कि यूनिटी इन लाइफ, पहला प्रिंसिपल। ठीक है,
unity in life. In Islam, the concept of Tawheed is based on the principle of unification on every level, from the life of an individual to phenomena of the universe. ठीक है, it preaches coherence, ठीक है, and condemns contradiction. तो आप लोग को मैंने पहले दिन पढ़ाया था ना कि हमारी नेचर, हमारा बिल्कुल सिंगल एटम, सिंगल सेल, यूनिवर्स का एक एक जरा जो है वो एक पर्टिकुलर एक सेट नेचर पे काम करता है, ठीक है। अगर हम अपने कॉन्शियस कंपोनेंट को भी उसके साथ मिला दें, रेजोनेट करा दें, तो हमें पीस मिल जाता है। ना कराएं तो हम डिस्टर्ब रहते हैं। पूरे जहान में जो चीज भी, जो इंसान भी, कोई भी चीज अगर उस नेचर के साथ रेजोनेट नहीं करी, जैसे आप लोगों का रेडियो होता है, रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, एक फ्रीक्वेंसी, एक कुछ फ्रीक्वेंसी के ऊपर वेव्स भेजी जा रही होती हैं, ठीक है। अगर आपका रेडियो वो पकड़ लेगा तो आपको आवाज आएगी, वो नहीं पकड़ेगा तो आपको वो रेडियो बस वो जैसे उसमें एक आपको डिस्टॉर्टेड सी साउंड आती रहती है, वही आती रहेगी, वो कोई एक मीनिंगफुल साउंड या मीनिंगफुल चैनल नहीं कैच कर सकेगा। तो ये वही वाली चीज है कि आपकी यूनिवर्स की एक फ्रीक्वेंसी है, एंड यू हैव टू मैच और सिंक्रोनाइज योर वॉलंटरी कंपोनेंट विद इट, ठीक है, फॉर योर सर्वाइवल, फॉर योर पीस, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये सबसे पहले यही यूनिटी इन लाइफ का यही मतलब है कि ह्यूमन राइट्स भी इंडोर्स करने के लिए, ठीक है, वो यही है कि आप एक तो जो एक बंदा, वही बंदा ह्यूमन राइट्स जो है ना उनको ड्यू रिस्पेक्ट दे सकता है, उनको प्रिजर्व कर सकता है जिसकी नेचर रेजोनेट करती हो यूनिवर्स के साथ। और सेकेंडली दूसरे लोगों को वो राइट्स देना, इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि ह्यूमन राइट्स का ये तकाजा है कि आप हर इंसान को ये राइट दो, इतना स्पेस दो कि वो अपने आप को अपने यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर सके, ठीक है ना। उसकी लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, वो हर लेवल पे खुद को, जो एक आइडियोलॉजी वो चाहता है, जिस चीज को वो अपनी नेचर के साथ कोहेरेंट समझता है, उसके साथ वो अपने आप को ट्यून कर सके। तो एक ये चीज आपके पास आ गई। फिर वो कहते हैं इक्विटी ऑफ जस्टिस, अदल। वो कहते हैं कि जस्टिस हमारे बिहेवियर में होना चाहिए टू आवर सेल्फ, टू आवर फैमिली, टू आवर प्रोफेशनल मैटर्स, ठीक है ना, इवन वो सिचुएशंस जो नॉन मुस्लिम को कंसर्न करती हैं। तो पहला वो ये कहते हैं कि यूनिटिफिकेशन इन लाइफ, ठीक है, कि जो जिसने उन राइट्स को एडवोकेट करना है, प्रिजर्व करना है, एक तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले वो कॉन्ट्रडिक्शंस का शिकार ना, वो क्लियर हो उन चीजों के ऊपर। और सेकंड, आप दूसरे को वो स्पेस दो, हर बंदे का ये राइट एक्सेप्ट करो कि उसे यूनिटिफिकेशन की अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उनको हिंडर ना किया जाए। सेकंड, इक्विटी ऑफ जस्टिस आ गया कि हर लेवल पे अदल किया जाए। अदल सिर्फ ये नहीं है कि किसी के साथ कोई जुल्म हुआ और आपने उसके साथ इंसाफ किया, अदल ये कि आप अपनी हर ड्यूटी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर रोल के साथ ड्यू जस्टिस करो, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा इसमें ये आयत एक आप लोग पहले देख लो, बल्कि अलमायदा की, एंड डू नॉट लेट द हेट्रेड ऑफ पीपल प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग जस्ट, बी जस्ट दैट इज नियर टू योर राइटियसनेस, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें एक आप कोटेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, रिफा यूनिवर्सिटी का जो पेपर है, इसी के साथ साथ इसके प्रिंसिपल स्टेट करते हुए। फिर सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आप हर बंदे की लाइफ को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करो, बल्कि इस तरह प्रिजर्व भी करो कि उसकी लाइफ का मीनिंग और पर्पस जो है ना वो डिस्टॉर्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन, नहीं, रिलीजियस फ्रीडम, टॉलरेंस और प्लूरलिज्म। इसका ये मतलब है कि वही ला इकराह फिद्दीन ही मैंने यहाँ पे स्टेट किया है कि आप किसी को ना उस दिन मैंने आप लोगों को जब नॉन मुस्लिम के राइट्स भी बताए थे, तो मैंने उसमें ये कहा था कि एक अ, वो थी, आयत भी थी कि योर जॉब इज टू प्रीच एंड नॉट टू फोर्स। एक आप इसमें वो भी लिख सकते हो, एक ला इकराह फिद्दीन, देयर इज नो कंपल्जन इन दीन। तो रिलीजियस फ्रीडम एक चौथा कंपोनेंट है। अभी तक क्या क्या बताया? यूनिटिफिकेशन इन लाइफ, जस्टिस एट एवरी लेवल, सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, दूसरों की लाइफ का एहतराम करना, उनकी जिंदगियां ना छीनना, या उनकी जिंदगियों का जो मकसद है या जो जिंदगियों में वो काम कर सकते हैं, जो पोटेंशियल है, उसको ना छीनना। रिलीजियस फ्रीडम, टॉलरेंस, प्लूरलिज्म रखना, ठीक है, किसी पे जबरदस्ती दीन मुसल्लत ना करना। फिर रोल ऑफ वैल्यू ऑफ इंटेलेक्ट, द साउंड इंटेलेक्ट एंड रैशनल बिहेवियर लीड्स टू टॉलरेंस, ठीक है, क्रिएट्स रिस्पेक्ट फॉर कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन एंड प्रमोट कोएग्जिस्टेंस। कहते हैं कि इसमें एक वैल्यू ऑफ इंटेलेक्ट का भी बहुत बड़ा रोल है कि आप वो चीज प्रीच करें या आप उस चीज को फॉलो करें जो आपकी अकल, जो आपका रैशनल माइंड भी आपको डिक्टेट करे। तो वो कहते हैं कि रैशनल माइंड या रैशनल बिहेवियर का ये तकाजा है कि आप एक टॉलरेंस का मुजाहरा करें। आप आपके साथ किसी का ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट करता है तो आप उस पर बरहम ना हो, आप उस बंदे पे फोर्स ना करें, इफ यू आर इन मेजोरिटी, आप उसको भी स्पेस दें, ठीक है। आप उसको ये आज़ादी दें कि वो भी बीइंग अ ह्यूमन, जो फ्रीडम वो रखता है, जैसे अभी हमने ऊपर रिलीजियस फ्रीडम की बात की, या अगर किसी का कोई ना सिर्फ रिलीजियस, कोई एथनिक या सेक्टेरियन या कोई और कॉन्फ्लिक्ट है हमसे, तो हम उसको
उसके साथ एक्सेप्ट करें, इतना ब्रीदिंग स्पेस दें कि हम पे वो बेशक हम उस चीज को ना अडॉप्ट करें, मगर वही जो एक आपके पास बात नहीं है कि आई माई डिसएग्री विद यू, बट आई वुड होल्ड योर राइट टू स्पीक टू डेथ, मतलब मैं आपकी चीज जो है उसको प्रिजर्व करूंगा टू डेथ, ठीक है। तो ये एक रैशनल माइंड का तकाजा है ना, कि आप खुद बेशक किसी की चीज बेशक एक्सेप्ट ना करो, मगर उसके बिलीफ्स को आप टिल डेथ प्रिजर्व करो एज हिज राइट टू होल्ड दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया कि इसमें इंटेलेक्ट का बहुत रोल है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग का, रैशनल थिंकिंग का। फिर वो कहते हैं कि प्रेजर्वेशन ऑफ ऑनर, डिग्निटी एंड लीनिएज ऑफ ह्यूमन काइंड। वो ये कहता है कि आपके पास ना सिर्फ आपने किसी की जिंदगी, किसी के फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी की प्लूरैलिटी, ठीक है, किसी के इन चीजों का ख्याल रखना है, ना सिर्फ आपने हर लेवल पे जस्टिस अप्लाई करना है तब ह्यूमन रिजर्व होंगे, बल्कि आपने लोगों के ऑनर, डिग्निटी और लीनिएज का भी ख्याल रखना है, बुटाज ना करो, ठीक है ना। आप किसी के जो बाप दादा हैं, जो उसका लीनिएज है, ठीक है, आप उसका एहतराम करो उस चीज का, ठीक है ना। आप किसी किसी के उन जो लीनिएज है, जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको आप शेम ना करो। ये सारी बातें कि आपके पास उनके हर बंदे की जो फैमिली है, जिनों का वो एहतराम करता है, जो उसका अपना ऑनर है, मुआशरे में रेपुटेशन है, उनकी सैंक्टिटी का भी ख्याल रखा जाए। फिर सैंक्टिटी ऑफ ऑनरशिप एंड प्रॉपर्टी, यानी कि किसी की जो माल है, किसी की जो दौलत है, किसी का जो किसी की प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, उनको भी छीना ना जाए, ठीक है ना। तो ये आपके पास अब हो गया। हाँ, वो आपने लेके जाने। अच्छा, वो एक सेकेंड। अच्छा, तो गाइड अब अगर हम इसको समराइज करें ना, इन 7 पॉइंट्स को, तो हम इनको ऐसे समराइज करेंगे कि सबसे पहले आप सैंक्टिटीज लिख दो, ठीक है। सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड रेप्यूटेशन। फिर आप फ्रीडम्स में लिखोगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। और उसके बाद एक ह्यूमन लेवल पे क्या क्या आ जाता है, एक तो जस्टिस, एक यूनिटिफिकेशन, ठीक है। और तीसरा आपने क्या चीज करनी है, रैशनल बिहेवियर। तो 3 ये हो गए, 4 5 6 7, हाँ पूरे हो गए, ठीक है। तो आप सैंक्टिटीज जो तीनों जिनका ख्याल रखना है उनको एक जगह कर लो। रिलीजियस फ्रीडम या प्लुरैलिटी को आप उसी के साथ कर सकते हो, सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, ऑनर, प्रॉपर्टी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 4 आप एक जगह कर लो। और 3 जो ह्यूमन लेवल पे हर इंसान को अडॉप्ट करना चाहिए टू बी एबल टू सस्टेन ह्यूमन राइट्स, वो क्या क्या हो जाएगा, एक यूनिटिफिकेशन, एक आपके पास आपका रैशनल बिहेवियर, और तीसरा जस्टिस, इक्विटेबल जस्टिस अदर हर लेवल पे, ठीक है। अब जरा आप लोगों ने गौर से सुनना है, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ये वो पार्ट है जहाँ पे थोड़ी सी आपकी मैथ्स भी लगेगी, जहाँ पे आपका थोड़ा सा सोच भी लगती है, एमसीक्यूज भी आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जरा गौर से सुन लेना है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा वो वाली चीज नहीं है कि जो आप खुद से लिख सको। अच्छा, अब आप जरा गौर से सुनो, मैं बताती हूँ इनहेरिटेंस कैसे है इस्लाम में, ठीक है। कुछ कुछ टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले मिरास, मिरास कहते हैं विरासत को, ठीक है। ये वरसा से निकला है, ठीक है। टू इनहेरिट एनीथिंग, इसका मतलब वो होता है टू इनहेरिट एनीथिंग, या टू हैंड ओवर अ थिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसे मिरास कहते हैं, ठीक है। वरसा से निकला है, जिसका मतलब आपका विरासत या इनहेरिटेंस, या टू इनहेरिट एनीथिंग, ये इसका लिटरल मीनिंग है। इसमें एक चीज होता है फरीजा, ठीक है। फरीजा फर्ज से निकला है, ठीक है, फरजा से। इसका मतलब होता है एक फिक्स शेयर। तो आपकी जो आपके एंसेस्टर्स से आपको जो चीजें मिलेंगी वो आपकी विरासत है। विरासत या मीरास का लफ्ज आपने याद रखना है। अब उसमें जो फरीजा है वो एक फिक्स शेयर है, आपका कितना है, किसी और का कितना है, वो फरीजा बोलेंगे उसको, ठीक है। फिर वसिया, वसिया एक विल होती है, आप सबको पता है वसीयत जिसको कहते हैं, इस्लामिक विल। ये सिर्फ 1/3 ऑफ द वेल्थ के ऊपर की जा सकती है। मतलब अगर आपके फादर के पास कुछ वेल्थ है और वो किसी एक को स्पेसिफिकली ज्यादा देना चाहते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी पूरी वेल्थ किसी एक को दे दें। सिर्फ 1/3 उसका जो पार्ट होगा ना, 1/3 पार्ट, उसके ऊपर वो वसीयत कर सकते हैं, ठीक है। फिर तरका, तरका ये है कि जो जो कुछ भी एक बंदा पीछे छोड़ के जाता है, ठीक है ना, वो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 3 थिंग्स, क्या क्या, एक तो जो उसके दफन कफन दफन के ऊपर एक्सपेंसेस लगे, फिर उसके लोन्स वापस करते हैं। जब दफनाते हैं तो पूछते हैं ना कि किसी का कोई कर्जा था, तो वो वापस किया जाता है उसकी उसी विरासत में से, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा हमारे पास बिक्वेस्ट है, ठीक है। इसको एक सेकेंड, आई मस्ट हैव ओपन इट समवेयर, हाँ। अच्छा, विल वगैरह आप उसमें से डिडक्ट कर देते हो, ठीक है। और उसके बाद आप सारा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। ये मैंने एक इसके लिए डायग्राम बनाई हुई है एलोकेशन की, ये आप लोग देख लो। डायग्राम सी मतलब आप
फ्लो चार्ट कह सकते हो, ठीक है, कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस निकाल दिए, डेट पे कर दिया, वेल अप टू वन थर्ड एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अच्छा जी, अब जिल फरूद, जिल फरूद में आपके पास आपके शेयरर्स आते हैं, वो सारे लोग जो आपकी विरासत को शेयर करेंगे, ठीक है, जिन जिन में ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर असबाब में रेजिडुअरीज आते हैं, ठीक है, रेजिडुअरीज फिर जब एक दफा ये शेयर हो जाती है तो उसके बाद जिन लोगों को मिलती होती है। और दिल हर अरहाम जो होते हैं वो फिर कॉग्नेट्स हैं, वो फिर आप लोग अभी आगे देखोगे जो बिल्कुल फिर सेकंड लेवल पे आ जाते हैं वो सारे, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बेसिक पहले पता हो, तो आगे जब मैं यूज करूंगी तो यू विल बी एबल टू क्लियरली ग्रैब द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप लोग देखो, प्राइमरी हेयर्स जो बेसिकली जिल फरूद आपके पास आ जाते हैं ना, प्राइमरी हेयर्स में कौन कौन आ जाता है कि अगर उस बंदे का स्पाउस जिंदा है, ठीक है, बीवी या शौहर जिंदा है मरने वाले का, ठीक है, फिर उसके पेरेंट्स अगर जिंदा हैं वो, और फिर सन या डॉटर यानी उसके बच्चे, ये प्राइमरी हेयर्स हैं। इसका ये मतलब नहीं कि किसी और को मिलेगी नहीं, पर प्राइमरीली किसको मिलेगी, मरने वाले की। अगर इनमें से कोई भी जिंदा है तो ये सबसे पहले इनके पास चली जाएगी, ठीक है। ये शेयरर्स हैं, जिल फरूद है, ठीक है। और इनका जो शेयर है उसको क्या बोलेंगे, फरीजा। हर बंदे का अपना फरीजा, कि बेटे का कितना है, बेटी का कितना है, ठीक है। और वसीया इसमें से डिडक्ट हो जाती है। तो अब अगर हम इसको देखें तो टोटल जो चीज है उसे कहेंगे मिरास। मिरास में से पहले तीन चीजें डिडक्ट हो जाएंगी, फिर जो बच गया वो क्या होगा, तरका। अब तरका जो है वो किसको मिलेगा, जिलफरूद को सबसे पहले, अगर वो सरवाइव करें। और जिलफरूद का अपना 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 फिक्स शेयर होगा जिसे हम फरीजा बोलेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को क्लियर हुई है थोड़ी बहुत। अब आगे जाऊं, मैं स्टार्ट करूं जो बताना आप लोगों को। यस मैम। हाँ, अब देखो, आ, कुछ लोग ना कभी कभी जिल फरूद में से भी डिस्क्वालिफाइड होते हैं। अगर आपका बेटा बेटी माँ बाप बीवी कोई मर्डर कर देते हैं तो वो फिर डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर कोई आपका इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो वो भी डिस्क्वालिफाइड होता है, उसको नहीं मिलती। फिर कोई आपका बच्चा बच्ची या कोई नॉन मुस्लिम हो गया है तो उसको फिर आप विरासत नहीं देते हो, ठीक है। ये एक्सेप्शंस हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। अब आपके पास इसके हेयर्स कौन कौन है, ठीक है। पहले तो आपको वही मैंने बताया ना कि शेयरर्स और रेसिडुए, आपके जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों में से ये तीन होते हैं ना। शेयरर्स वही जिलफरूद जो ऊपर अभी आपको बताए हैं। रेसिडुअरीज आपके पास बेसिकली यही जिलफरूद वालों में से ही होते हैं, मगर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से होते हैं, ठीक है। और डिस्टेंट किंडर्ड, ये फिर तब होता है कि अगर आपके पास शेयरर्स और रेसिडुअरीज में कोई सर्वाइव नहीं कर रहा ना, तो फिर डिस्टेंट रिलेटिव्स को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे इसमें आ जाते हैं। जिल अरहाम जो है ना वो फिर आगे आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कौन है। अच्छा, अब आप सुनो। बेसिकली हस्बैंड अगर आपका है ना जैसे सर्वाइविंग, ठीक है, हस्बैंड को अगर तो बच्चे हैं तो वन फोर्थ, अदरवाइज हाफ मिलती है। मतलब बीवी की डेथ हो गई, ठीक है, अगर बच्चे हैं तो वन फोर्थ हस्बैंड को मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज जो है बच्चे नहीं है तो आधा आधा आपको, आपकी विरासत उसके पास चली जाएगी, ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब आपके पास वाइफ, वाइफ अगर बच्चे हैं तो उसे वन एट्थ मिलता है, अदरवाइज वन फोर्थ, ठीक है। पहले हस्बैंड वाइफ का पक्का कर लें। अगर बीवी मर गई, बीवी फौत हो गई, हस्बैंड है तो कितना मिलेगा, वन फोर्थ। अगर बच्चे नहीं है तो फिर हाफ। अगर हस्बैंड की डेथ हुई है और बीवी है तो इसी को आप आधा कर दें, वन एट अगर बच्चे हैं और वन फोर्थ अगर बच्चे नहीं है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का क्लियर हो गया। ये थोड़ा गौर से देखना है, आगे ये बताऊंगी। क्लियर हो गया, जी मैम। ठीक है। अब अगर यस सन है, सन को हमेशा इस तरह मिलता है कि टू थर्ड मिलता है, ठीक है। जो वेल्थ होती है ना, अब मतलब सोचो कि हस्बैंड वाइफ को मिल गई ना वन, वन फोर्थ मिल गई या वन एट, जो बचा ना, जो बच गया, उसका टू थर्ड किसको मिलेगा, बेटों के पास जाता है टू सन। थर्ड, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने लिखा हुआ रेजिडुअरी, जो आपको मैंने बताया भी था, ठीक है, जैसे असबा कहते हैं। रेजिडुअरी का ये मतलब है कि टू थर्ड बेटे को मिल गया ना। अब वन, जो आपके पास वन थर्ड है वो बेटियों के पास जाता है। अगर बेटियां नहीं है या कोई इस तरह से कुछ और बच जाता है किसी जगह से, ठीक है, तो वो जो फिर बचा हुआ किसी के पास वापस आएगा ना, वो भी रेजिडुअरी भी बेटा ही होता है, कि जो बचा बच जाएगा ना उसमें से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से, वो भी बेटे के पास आएगा। इसको रेजिडुअरी होना कहते हैं, ठीक है। अब डॉटर, डॉटर को मिलता है हाफ, ठीक है, अगर वो एक ही बेटी है, मतलब हाफ उसके पास चला जाएगा, ठीक है। अगर दो बेटियां हैं तो फिर उनको मिलेगा टू थर्ड। ये उस केस में बता रही हूँ कि आपके पास अगर बेटा नहीं है, ठीक है, अगर बेटा नहीं है तो डॉटर के पास हाफ जाता है, ठीक है। अगर दो हैं तो उनके पास टू थर्ड जाएगा, अगर बेटा नहीं है, ठीक है ना। और अदरवाइज ये है कि आपको पता है कि जितना बेटों का शेयर है उसका आधा बेटी का होता है, ठीक है, अगर बेटा भी है तो इस तरह से होगा कि डॉटर को अगर सिर्फ एक बेटी है तो आधा शेयर सारा उसके पास चला जाता है। अगर एक से ज्यादा बेटी है तो फिर उनको टू थर्ड मिलता है और वो उन्हें डिवाइड हो जाता है।
मगर अगर आपके पास बेटा भी है, ये उस केस में जब बेटी सिर्फ बेटी है, अगर बेटा भी है तो फिर आपके पास क्या होगा, जो बेटे को मिलेगा उसका आधा इनको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। मतलब 2:1 में जाता है अगर बेटा भी है तो। ठीक है, ये बेसिकली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना, 2:1 को। ये देखो 2/3 बेटे का बताया था ना, तो 1/3 फिर बेटी का हो जाएगा। मगर अगर बेटा नहीं है तो 2/3 फॉर मोर देन वन डॉटर एंड हाफ फॉर वन डॉटर। अब आपको ये डॉटर सन वाली बात समझ आ गई यहाँ तक? Yes, क्लियर हुई ma'am. है? अच्छा, आप फादर और मदर वाला को देखते हैं कि अगर आपके फादर जिंदा है, ठीक है ना, तो उनको कितना मिलेगा, 1/6। ठीक है, 1/6। और अगर आपकी मदर जिंदा है तो उनको भी 1/6। फादर मदर के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये चीज है कि अगर उस बंदे की सिर्फ फादर जिंदा है और कोई बच्चे भी नहीं है, ठीक है, या चलो फादर मदर दोनों जिंदा है, दोनों को 1/6 मिला, मगर कोई बच्चे नहीं है, तो उस केस में रेजिडुअरी फिर कौन होगा? वैसे सन होता है ना रेजिडुअरी, तो रेजिडुअरी कौन हो जाएगा? फादर हो जाते हैं। फिर जो लेफ्ट ओवर होगा वो भी फिर किसको मिल जाएगा अपना शेयर मिलने के बाद? फादर को। Mother. ठीक है, फिर उस केस में फादर रेजिडुअरी होंगे। और मदर का ये केस होता है कि अगर आपके पास किड्स नहीं है, फादर भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ मदर है। वैसे मदर का 1/6 था, अगर किड्स भी नहीं है ना तो फिर मदर को 1/3 मिलता है। ठीक है ना, अगर किड्स भी नहीं है और सिबलिंग्स भी 2 से कम है तो फिर मदर को कितना मिलता है? 1/3 मिलता है। अदरवाइज मदर फादर दोनों का 1/6 है। हाँ, अगर 2 से कम बहन भाई हैं और बच्चा कोई भी नहीं है और फादर भी नहीं है तो फिर मदर को 1/3 मिल जाएगा। ग्रैंडफादर का भी अगर फादर ना हो, वरना ग्रैंडफादर का शेयर नहीं होता। ये बात आप लोगों को पता है ना कि जो ग्रैंडफादर है और ग्रैंड चाइल्ड है उनका लिंकेज फादर से होता है। अगर फादर नहीं है ना तो ये तीन पोते पोतियों को भी ग्रैंडफादर की नहीं मिलती। ठीक है, जो विरासत होती है, ये बात पता है ना आप लोगों को। खुद कुछ गिफ्ट कर दें वन Yes. थर्ड वसीयत से तो वो और बात होती है। तो ये लिंकेज आपने याद रखना है कि ग्रैंड पेरेंट्स का ग्रैंड चिल्ड्रन से हमेशा फादर के थ्रू लिंक होता है। अगर आपके फादर डेड है ना, ठीक है, फिर आप कि ग्रैंड फादर जो है वो उनको मिलेगा, अदरवाइज फादर को मिलेगा। मतलब ये इस तरह से होता है कि ग्रैंड चाइल्ड को सिर्फ ग्रैंड फादर की तब मिलेगी कि वो वाया फादर पास ऑन हो। ये देखें, ये ग्रैंड फादर है, ये ग्रैंड चाइल्ड है। इनकी प्रॉपर्टी अगर यहाँ ट्रांसफर हो गई है ना, सिर्फ तब यहाँ मिलेगी। अगर पहले इनकी डेथ हो जाती, पहले इनकी डेथ होगी तो मतलब अभी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी ना। हाँ, अगर कर दी हो तो वो और बात है। अगर नहीं हुई थी ना, तो जब इनकी डेथ होती है तो इनको कुछ भी नहीं मिलना। ठीक है, इनको कुछ भी नहीं मिलना। जबकि इस केस में ऐसा है कि इस केस में कि अगर फादर जिंदा है और इनकी डेथ पहले हो गई तो इनके फादर को मिलेगी। ठीक है, इनको नहीं मिलेगी। मगर अगर फादर नहीं है तो फिर इनकी प्रॉपर्टी इनके ग्रैंडफादर को मिल सकती है 1/6। ठीक है, 1/6 जो फादर का हिस्सा था। अब आपको दोनों साइड्स पे समझ आ गया, ग्रैंडफादर से फादर ग्रैंड सन पे कैसे जा सकता है और ग्रैंड सन से ग्रैंडफादर पे कैसे जाता है। Yes, ma'am. हाँ, ये वाली चीज है। ठीक है, अब आप लोग ये देखो, इसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, हर लेवल पे। सन सन या सन्स डॉटर, यानी कि ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर की बात हो रही है। अब जो आपकी पोती होगी, ठीक है, पोती होगी, उसको 1/6 मिलता है। ठीक है ना, इफ अगर सिर्फ एक बेटी है, ठीक है ना। मगर किसकी एक बेटी है? जो आपके ग्रैंडफादर है। मतलब अगर आपकी सिर्फ एक फुप्पी है, सिर्फ एक फुप्पी है, और आप एक ही बेटी हो, जो उनके बेटे हैं, मतलब आप उनकी एक पोती हो। ठीक है, और जो आपकी वो है फुप्पी है वो सिर्फ एक है, मतलब उनकी अपनी बेटी भी एक है। ठीक है, अपनी बेटी एक है तो उसे हाफ मिलेगा ना। और आप उनकी एक ही पोती हो, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा? 1/6। ठीक है, मगर अगर उनकी अपनी ही एक से ज्यादा बेटियां हैं जो कि 2/3 उनको फिर मिल जाएगा। ठीक है, इन दैट केस तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब फिर पोतियों को कुछ नहीं मिलता अगर आपके जो ग्रैंडफादर है उनकी अपनी ऑलरेडी दो से ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा बच्चियां फीमेल्स हैं। तो ये आपके पास एक उसका शेयर हो गया जो ग्रैंड डॉटर होती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? एक दफा मैं रिपीट करती हूँ कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को मिलेगा या तो 1/8, और अगर बच्चे नहीं है तो फिर 1/4। अगर वाइफ की डेथ होती है तो हस्बैंड को मिलेगा 1/4, और बच्चे नहीं है तो हाफ। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास आपकी जो ये मैंने आपको हस्बैंड वाइफ का बताया। हाँ, जो बच्चे हैं उसमें आपका अगर बेटा है तो बेटे को 2/3 मिलता है, और जो बेटियां हैं उनको 1/3 मिलता है। अगर सिर्फ बेटियां हैं तो बेटियों को, एक बेटी को हाफ मिलेगा, एक से ज्यादा है तो उनको 2/3 मिलता है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को हर केस में 1/6 ही मिलता है। हाँ,
फादर का ही है वो रेजिडरी भी होता है, और अगर बच्चे ना हो ना डिसीज्ड के, तो फिर मदर को 1/3 मिल जाता है, ठीक है ना, अगर सिबलिंग्स भी 2 से कम है तो। और ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर का ये है कि जो ग्रैंड सन है उसको इसी तरह से आपके पास मिलता है 1/6, ठीक है, और ग्रैंड डॉटर को भी आपके पास मिलता है 1/6। मगर शर्त ये है ग्रैंड डॉटर के केस में कि उनकी अपनी 2 से कम बेटियां हो, ठीक है, एक बेटी हो तो मिलता है, वरना नहीं मिलता। जो आपके दादा है उनकी अपनी, यानी कि आपकी फुफ्फोस। और ग्रैंड सन में ये होता है कि आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आपके फादर जिंदा है, ठीक है, आपके अपने फादर जिंदा है, उनके थ्रू पास ऑन होगा, ठीक है, वो 2/3 होगा फिर, हाँ, इन दैट केस। और अगर आपके आपके दादा को तब मिलेगा जब आपके फादर डिसीज हैं, उनको फिर अब वही 1/6 फादर वाला शेयर मिलेगा, ठीक है। अब सिस्टर का देख लेते हैं। सिस्टर को सिर्फ तब मिलता है जब आपके अब्बू नहीं है, ना ही आपका कोई अपना बच्चा है, ठीक है, ना आपके बच्चों का कोई बच्चा है, ठीक है, और ना आपके ग्रैंडफादर है, मतलब आपके ऊपर भी कोई नहीं है, आपके नीचे भी कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर आपकी सिस्टर को मिलेगा, और सिस्टर अगर एक है तो वही बेटियों वाला हिसाब होता है, एक है तो हाफ, एक से ज्यादा है तो 2/3, और अगर ब्रदर प्लस सिस्टर है तो 2/1 में मिलता है, ठीक है। मतलब दिस एक्चुअली हैपेंड इन आवर फैमिली, ठीक है, कि माय ग्रैंडफादर हैड अ सिस्टर, और उनकी औलाद भी नहीं थी, और उनके बाकी सारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी भी डेथ हो चुकी थी, ठीक है, जो, और उनको उनके हस्बैंड से मिली थी सारी प्रॉपर्टी। सो दैट वाज शेयर्ड अमंग आवर ग्रैंडफादर और बाकी सब, ठीक है ना, क्योंकि वो उनके बहन भाई थे। तो इट हैपेंस, ठीक है, ये भी ऐसे होता है कि अगर कोई औरत या कोई मर्द है, ठीक है, और उनका ऐसे है कि स्पाउस की भी डेथ हो गई है, ऊपर भी सबकी डेथ हुई हुई है, नीचे भी सबकी डेथ हुई हुई है, तो इसका यही मतलब है कि फिर उनकी जो हॉरिजॉन्टली बहन भाई हैं उनको मिलेगी, और वो बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे एक डॉटर और सन की डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। एक बहन है तो उसको हाफ, दो बहनें या 2 से ज्यादा है तो 2/3, और बहन भाई हैं दोनों तो फिर उनको 2:1 में मिलता है। अभी तक क्लियर हुआ आपको? अभी तक यस मैम। समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन तो यस नहीं मैम। है इस पे? नो मैम। अच्छा, अब यूट्राइन ब्रदर या सिस्टर्स, यूट्राइन ब्रदर या सिस्टर्स का ये मतलब है जो आपके अम्मी की तरफ से बहन भाई हैं, मतलब बाप अलग अलग है मगर आपकी माँ सेम है, सौतेले बहन भाई, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि अगर आप यूट्राइन ब्रदर सिस्टर्स हो, ठीक है, हाँ, अगर आप यूट्राइन ब्रदर सिस्टर्स हो तो उसमें ये हो सकता है कि 1/6 आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपका कोई एक ही यूट्राइन ब्रदर सिस्टर है, ठीक है, 1/6 वो उस केस में मिलता है, ये नहीं कि वैसे मिलेगा, ये ऊपर वाली कंडीशंस फुलफिल होंगी, मतलब आपका कोई सगा बहन भाई भी नहीं है, और ये सब लोग भी नहीं है, और स्पाउस भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो फिर आपका अगर यूट्राइन ब्रदर सिस्टर है तो उसको 1/6 मिलता है। अगर एक से ज्यादा है तो फिर 1/3 मिलता है। बहन है, भाई है, जो मर्जी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ऐसे होता है। अगर आपके बाप की तरफ से बहन भाई हैं, माएँ अलग हैं बाप की तरफ से, तो फिर उसमें ये होता है कि अगर एक है तो उसको हाफ मिलेगा, और अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर 2/3 मिलता है, शेयर हो जाता है। मतलब ये बिल्कुल फिर वैसे होगा, एक एक बहन है तो ये, एक से ज्यादा बहन है तो ये, और बहन भाई है तो ये, मतलब जैसे आपके पास नॉर्मल बहन भाइयों की इनहेरिटेंस है ना, या आपके बेटे बेटियों की होती है, तो पैटर्नल ब्रदर सिस्टर जाहिर बात है बाप की तरफ से हैं, तो उनकी फिर इंपॉर्टेंस उसी तरह हो जाती है जैसे आम बहन भाई है ना, तो उसमें वही रूल फॉलो होता है। हाँ, मैटरनल ब्रदर सिस्टर यानी माँ की तरफ से अगर बहन भाई है तो फिर 1/6 होता है, और अगर एक से ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, सिर्फ एक नहीं है, तो फिर 1/3 मिलता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, दैट्स वाई, ठीक है। 1/3 होगा, और वो 1/3 फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए 1/3 ज्यादा मिल रहा है, अगर एक है तो उसको 1/6 मिलेगा यहाँ पे। ग्रैंड डॉटर का मैंने यहाँ पे वही चीज ड्रॉ की हुई है, ठीक है, कि अगर एक डॉटर, ये देखें, इफ डिसीज सन, बेटे की डेथ हुई हुई है तो ग्रैंड डॉटर को क्या मिलेगा। अगर तो ये है कि अगर डिसीज सन है, ठीक है, और उसका और जो, ये देखें, अगर जो ग्रैंड फादर हैं उनकी, उनके बेटे की भी डेथ हुई हुई है, और उनका उसके अलावा और कोई बच्चा भी नहीं है, ठीक है। वैसे तो फिर ये हो जाता है ना कि उनके बाकी बच्चों को मिलेगी, मगर जो जिस बच्चे की डेथ हुई है उसको अगर ट्रांसफर ही नहीं हुई थी तो उसके फिर बच्चों को नहीं मिलती। अगर अगर आपके ग्रैंडफादर का और कोई बच्चा नहीं है, और आपके अब्बू की भी डेथ हुई हुई है, तो फिर ये होता है कि हाफ मिल जाती है बेटी को, जो आपकी ग्रैंड डॉटर है। अगर आपकी अपनी एक डॉटर भी है तो फिर उस बच्ची को कितनी मिलेगी, मैंने आपको बताया था 1/6 मिलती है। और अगर आपकी अपनी ही अपना कोई बच्चा नहीं है और ग्रैंड डॉटर एक से ज्यादा है तो 2/3। मतलब इनहेरिटेंस वही नॉर्मल वाली होगी, डॉटर वाली, ठीक है, जो आपकी ग्रैंड ग्रैंड डॉटर को मिलेगी। सिर्फ तब नहीं मिलेगी जब आपकी 2 या 2 से ज्यादा बेटी हैं, और अगर आपकी एक बेटी है तो उसकी 1/6 बन जाएगी।
ये आपको ग्रैंड डॉटर की समझ आई है कि ग्रैंड डॉटर को या ग्रैंड सन को वैसे तो नहीं मिलती डिसीज सन अगर हो तो, मगर अगर आपका अपना कोई बच्चा ही नहीं है, आपका अपना कोई बच्चा ही नहीं है, तो फिर उनको मिलेगी, और वो उनको वैसे ही मिलेगी जैसे नॉबल इनहेरिटेंस होती है, हाफ फॉर वन, टू थर्ड फॉर मोर देन वन। मगर अगर आपके अपने बच्चे हैं, आपकी अपनी बेटी है, तो फिर ग्रैंड डॉटर को जाती है, मगर सिर्फ वन सिक्स जाती है, वो भी सिर्फ तब जब आपकी एक बेटी है। अगर आपकी अपनी ही एक से ज्यादा बेटी है तो फिर उनके पास जाएगी, फिर ग्रैंड डॉटर को भी कुछ नहीं मिलना। ठीक है, तो अब आपको ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर वाला भी लीनियज समझ आ गया कि उनसे कैसे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट को जा सकती है और कितना जाती है, वन सिक्स ही जाती है। और ग्रैंड पेरेंट से उनको कैसे आ सकती है, स्पेशली अगर फादर डिसीज्ड हो। और बाकी सौतेले बहन भाइयों वाला केस, पैटर्नल आपको पता लग गया कि आम बहन भाइयों जैसा ही है, और मैटरनल आपको पता लग गया थोड़ा कम होता है, वन सिक्स फॉर वन एंड वन थर्ड फॉर मोर देन वन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल। ठीक है, तो अब आपको हर तरह का केस समझ आ गया इसमें। जी मैम। ठीक है, दैट्स गुड। अब आप ये देख लो कि राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस ग्रांटेड टू वुमेन बाय इस्लाम। ठीक है, अब ये तो मैंने ओवरऑल इनहेरिटेंस बताई ना आपको, अब सिर्फ वुमेन का पूछ रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम बताते हो। ठीक है, कि वुमेन का इनहेरिटेंस में पहले कोई शेयर नहीं था। ठीक है, और ये कहा जाता था कि वो जिहाद में पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, उनको कोई एक्सपेंसेस बेयर नहीं करने पड़ते, तो उन्हें किस लिए मतलब ये दिया जाए, एटमोस्ट ये हो जाता था कि जहेज दे दिया जाता था। ठीक है, मगर इस्लाम ने उनको ये राइट दिया। ठीक है ना, ये देखें आप अल-निसा में, फॉर मैन इज अ शेयर ऑफ व्हाट पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव लीव, एंड फॉर वुमेन इज अ शेयर ऑफ व्हाट द पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव लीव, बी इट लिटिल और मच, एन ऑब्लिगेटरी शेयर। ठीक है, ये अल-निसा की बहुत रेलेवेंट आयत है। ठीक है, आयत नंबर 7। अब ये मैंने एक चार्ट की फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, ये आप देखें। अच्छा, आप लोगों को जो कॉग्नेट्स बताए थे ना, वो ये हैं। ठीक है, ये देखो, यूट्राइन ब्रदर्स सिस्टर्स, पैटर्नल ब्रदर्स सिस्टर्स वगैरह। ठीक है, ये सारे। एंड देन आप आगे आ जाओ। हाँ, ये देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि एक्सपेंसेस निकाल दे कुछ। ठीक है, फ्यूनरल के एक्सपेंसेस, कोई लोन है, बोरोड मनी है, विल है, वो सब इसमें से निकल गया। अब जो बचा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जो हमारा तरका है उसको कैसे करेंगे, सिर्फ मैंने यहाँ फीमेल्स का बताया है, बाकी देखिए मैंने स्किप कर दिया क्योंकि क्वेश्चन इस तरह आया है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग भी पहले पैराग्राफ्स में लिखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कोई इस तरह की बना के कि इतना शेयर है, लेट्स सपोज एक बंदे ने छोड़ा है, तो उसको कैलकुलेट करके बताते जाएं हर लेवल पे। मतलब आप इस तरह का टेबल बना लें फिर पैराग्राफ्स में करने के बाद। और आप इस टेबल को इस तरह भी कर सकते हैं, लिखें कि रिलेशनशिप क्या है, शेयर कितना है, और आगे एग्जाम्पल का एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, ऊपर एक फिक्स्ड एग्जाम्पल रख लें कि लेट्स सपोज द डिसीज्ड लेफ्ट इतना। ठीक है, मदर का कर रहे हैं तो आप उस पर आगे कैलकुलेट करके लिख लें, वाइफ का कर रहे हैं तो वो और भी अच्छा इंप्रेशन दे देगा कि इस बंदे को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने बिल्कुल वही चीज रिपीट की हुई है, आप लोग देख लो जल्दी से। मदर, वन सिक्स इफ डिसीज हैज किड्स, एंड वन थर्ड इफ डिसीज हैज नो किड्स, ये आपको यही बात बताई है ना, एंड लेस देन टू सिबलिंग्स। वाइफ, वन एट्थ वन फोर्थ। ग्रैंड मदर वन सिक्स, और आपको मैंने बताया था कि अगर, हाँ ये वाली चीज देख लो कि एक ग्रैंड मदर का वन सिक्स होता है ना, और अगर डिसीज के बच्चे ना हो तो वन थर्ड होता है। अब ग्रैंड मदर्स भी आपकी एक तो नहीं हो सकती ना, नानी और दादी दोनों हो सकती हैं, तो अगर दोनों हो तो फिर वन ट्वेल्थ होता है। ठीक है, एक का, क्योंकि सारी बात है, ए वन वो डिवाइड हो जाएगा ना वन सिक्स, तो वन सिक्स को अगर दो में डिवाइड करो तो वन ट्वेल्थ बनता है ना, तो एक को भी वन ट्वेल्थ मिलेगा, दूसरी को भी वन ट्वेल्थ मिलेगा, वही वन सिक्स रहेगा, और वो दो में डिवाइड हो जाएगा, उसे हम दो में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और ये हो गया। हाँ, फिर आपके पास डॉटर का भी मैंने बता दिया आपको, ग्रैंड डॉटर का भी मैंने यहाँ पे पूरा बताया हुआ है, सिस्टर का भी मैंने पूरा बता दिया हुआ है आपको, वही चीजें मैंने रिपीट की हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि मेल का शेयर डबल क्यों होता है फीमेल से, ये क्वेश्चन आ सकता है ना किसी के माइंड में। जब आप वुमेन राइट्स बता रहे हो तो आप लोगों को ये बताना चाहिए ना कि 2:1 क्यों रखा गया इस्लाम में, इक्वल क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, तो ये उसके लिए एक रैशनल लिखा हुआ है कि पहली बात ये कि पहले तो वुमेन को ये राइट, पहला रीजन आप ये दोगे कि वुमेन को कभी राइट्स ही नहीं मिले इनहेरिटेंस में, क्योंकि ये कहा जाता था कि वो जिहाद नहीं करती हैं वो, और कोई इस तरह की घर में एक्सपेंसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो पहली बात तो ये कि इस्लाम पायोनियर है इस चीज के अंदर। फिर दूसरा आर्गुमेंट आप ये दोगे कि मेल को अपनी फैमिली चलानी होती है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा जरूरत है फाइनेंशियल उसकी, कि कोई प्रोविजन हो। फिर उसको हक महर पे करना होता है, ठीक है ना, जो कि एक मैरिज गिफ्ट है। देखो इस्लाम में कहीं जहेज का कॉन्सेप्ट है, नो मैम। नो मैम, मगर इस्लाम में मेहर का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, हक महर का कॉन्सेप्ट है ना। जी मैम। तो आप ये इधर एक चीज कोट कर सकते हो कि मेल ने वो भी पे करना है ना। ठीक है, फिर
मेल ने अब उस फीमेल को भी सस्टेन करना है, ना सिर्फ अपनी पूरी फैमिली चलानी है, उस फीमेल को भी तो पूरी लाइफ उसने सस्टेन करना है। इस्लामिकली तो यही है ना, इस्लाम में तो ये चीज नहीं है कि आपके पास जो एक वो होगा, मेल एक फीमेल होगी वो इक्वल अर्न करके ला रही है या कंट्रीब्यूट कर रही है। इस्लाम मेक्स अ फीमेल अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन। तो फिर इसलिए आप यहाँ पे ये चीज इस्लामिकली कोट कर सकते हो कि अगर इस्लाम हाफ शेयर रख रहा है तो वो साथ ये भी कह रहा है कि मेल ने उसको फिर सस्टेन भी करना है फीमेल को। फिर जिहाद की बात कि वो मेल के लिए ऑब्लिगेटरी है ना, मेल्स ने तो जाना ही जाना है, तो ये वाली बात है कि अब तो डेफिनेटली वो नहीं होता। अगर जब जिहाद था तो इस्लाम में एक ये चीज भी आप कोट करोगे कि उनके उनके लिए वो एक्सपेंसेस भी होते हैं, एट टाइम्स दे कांट अर्न वेल, ठीक है, ड्यू टू देयर दैट ड्यूटी, तो उसके लिए फिर उनके पास ऐसी एक बैकअप होनी जरूरी होती है। फिर वो ये कहता है कि वही वाली बात कि इस्लाम बाइंड नहीं करता एक फीमेल को कि वह हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में कंट्रीब्यूट करे। तो ये चार पांच चीजें आप थोड़ी सी लिख के हेडिंग की फॉर्म में इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, आपका अच्छा खासा रैशनल बन जाएगा, और ये आपका दिखाएगा कि आपको एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है आपको इस चीज का भी, कि अगर मैं पूरी इनहेरिटेंस आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो साथ ये रैशनल भी कर रहे हो कि आप मतलब, देखो पीछे आपने क्या कहा, आपने वुमेन राइट से शुरू किया कि इस्लाम ने वुमेन को ये पहली बार स्टेटस दिया, उस पर आपने एक आयत दी, ठीक है, एंड देन आपने यहाँ पे आके पूरी इनहेरिटेंस ड्रॉ की कि इस्लाम ये इस तरह दे रहा है, ये इस तरह, ये इस तरह। मगर क्वेश्चन को चार चांद तो तभी लगेंगे ना जब आप उसमें ये भी बताओगे कि अगर यहाँ पे ये इनहेरिटेंस का तरीका है तो वो क्यों है, तो आपका क्वेश्चन भी बहुत कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब ये है कि डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। कभी कभी वो इस तरह पूछता है कि जो फेमिनिज्म बहुत ज्यादा राइज पे है ना, उसकी लाइट में आप उससे कंपेयर करें कि वुमेन राइट्स मतलब जो बहुत ज्यादा मांगे जा रहे हैं आजकल, ठीक है, फेमिनिस्ट की तरफ से, तो उसकी लाइट में आप कैसे देखते हैं, ठीक है, इस्लाम जो राइट प्रोवाइड करता है। अब आप लोग इस तरह लिखेंगे कि इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है, ठीक है, जस्ट ओके। अच्छा, अब हमारे पास इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है, पहली बात, ठीक है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बेस्ड ऑन एनी जेंडर, ठीक है, कलर, कास्ट, क्रीड, रेस, ठीक है। इसमें आप वही वाली चीज लिख सकते हो, उसको डेफिनेटली वहां पे जेंडर का लफ्ज नहीं यूज किया गया, मगर आप लोग वहां पे ये चीज कर सकते हो कि जेंडर बेस्ड भी ये उस पर भी अप्लाई होती है, उस पर भी एक्सपैंड करती है ये चीज कि इस्लाम में सिर्फ एक देखो, जब अगर ये नहीं भी कहा गया कि ऑल मैन आर इक्वल टू वुमेन, ठीक है, ये तो कहा गया है ना कि ओनली स्टैंडर्ड ऑफ सुपीरियोरिटी इज पाइटी। तो ये चीज इनडायरेक्टली, ठीक है, एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ये चीज भी रीइंफोर्स करती है कि नहीं, कि मेन आर नॉट बाय डिफॉल्ट सुपीरियर टू वुमेन, ठीक है, इफ वुमेन आर मोर पायस। तो एक स्टैंडर्ड जो है वो कभी भी जेंडर नहीं रहा पार्टी का या सुपीरियोरिटी का, वो हमेशा पार्टी रही है। तो आप ये एक आर्ग्यूमेंट इसके थ्रू बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है, सिर्फ किसी एक जेंडर का रिलीजन नहीं है, मर्द का रिलीजन नहीं है, वो औरत को भी उसी तरह ऑनर करता है, औरत के ऊपर एक पूरी सूरत नाजिल की गई है, ठीक है, और उसने स्टैंडर्ड सिर्फ तकवा रखा है। यू कैन सरपास योर काउंटर पार्ट योर मेल्स, ठीक है, बाय बीइंग मोर पायस, ठीक है। अब इस्लाम स्ट्राइव टू अचीव सोशल वेलफेयर, ये सोशल वेलफेयर की बात करता है, एक वेलफेयर सोसाइटी की जिसमें हर जेंडर के लिए वेलफेयर अचीव किया जाए, ठीक है ना। वो कहता है कि इस्लाम के आने से पहले वुमेन वर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सबसर्वियंस, मगर इस्लाम ने उनका स्टेटस बहुत बढ़ा दिया, ठीक है ना। इस्लाम एक सेकंड, जस्ट मुझे इसको करने दो, क्या लिखा है मैंने, इस्लाम अपलिफ्टेड द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड assured द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स इन एवरी नूक एंड क्रैनी ऑफ देयर लाइव्स, ठीक है ना। ये आप लोग यही इडियमेटिक एक्सप्रेशन यूज करो तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है, कि उन्होंने हर जिंदगी के हर एक शोबे में, हर एक लेवल पे उनका जो स्टेटस है वो बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर दिया वुमेन का, ठीक है ना। उससे पहले वो बहुत ज्यादा सबजुगेटेड एक तरह से एक स्टार्टा थे सोसाइटी का। फेमिनिज्म इन पाकिस्तान, इट्स एज ओल्ड एज पाकिस्तान इटसेल्फ, ठीक है ना। आपके पास जब पाकिस्तान नया नया बना था ना, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले भी, पाकिस्तान मूवमेंट के टाइम, लियाकत बेगम वगैरह, ये आपके पास डिफरेंट और जो थी खवातीन, ठीक है ना, इनका ये था कि ये लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट एक तरह से जो किसी ना किसी फॉर्म में रन कर रही थी, ठीक है ना। मगर एक आई थिंक ऑल इंडिया मुस्लिम गर्ल्स एसोसिएशन होती थी, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, बट ये रन कर रहे थे, ऑल इंडिया मुस्लिम गर्ल्स एसोसिएशन थी मेरे ख्याल से उस वक्त जो फेमिनिस्ट एसोसिएशन थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस के बाद ना एप्फा बनी, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, 1960 में, नहीं बल्कि 1960 नहीं, 1947 में एप्फा, ठीक है, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन।
पहले क्या थी आपके पास? ऑल इंडिया मुस्लिम गर्ल्स एसोसिएशन, और अब क्या बन गया इंडिपेंडेंस के बाद? ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। इसमें खुद फातिमा जिन्ना का बहुत बड़ा रोल था। और इनकी ये थी, वो आप लोग नहीं कहते होते लिबरल फेमिनिज्म, ये उस किस्म की चीज थी कि गवर्नमेंट के साथ हैंड इन हैंड ये लोग काम करते थे रिफ्यूजीज को मैनेज करने में। जो खवातीन रिफ्यूजी कैंप्स वगैरह में थी ना, ये उनको मैनेज करते थे, ठीक है, उनकी हेल्प करते थे गवर्नमेंट के साथ हाथ जोड़ के। तो ये अच्छी अच्छी लगती है कि नहीं सुनने में? अच्छी लगती है ना कि एक ऐसी फेमिनिस्ट एसोसिएशन है जो कि वेलफेयर का काम कर रही है, जो कैंप्स में खवातीन है उनको जरूरियात फराम कर रही है, उनके मसाइल का ख्याल रख रही है, गवर्नमेंट की सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट और उनके बीच ब्रिज बन रही है। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ फेमिनिज्म दैट इज डिजायर्ड। फिर 1960 में ये हुआ कि आपके पास जिया साहब आ गए। जिया की पॉलिसीज बहुत खराब थी, ठीक है ना। जिया, आप लोगों ने अगर एक बुक पढ़ी हो, मुझे नहीं पता आप में से किसी ने पढ़ी है कि नहीं, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। इट्स वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। किसी का इत्तेफाक हुआ पढ़ने का? नहीं हुआ? इसमें बेसिकली आपके पास एक औरत का बताया गया है। उसका असल नाम उधर, खैर उस बुक में उसका नाम मरियम लिखा गया है, मगर उसका असल नाम आई थिंक सलमा था। आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। वो औरत अंधी थी, ठीक है, एंड शी वाज गैंग रेप्ड। और उसको जो है वो जिया ने, मतलब ही गॉट हर स्टोन टू डेथ, ठीक है, कि ये एडल्ट्री में इन्वॉल्व थी, मतलब अगर इसका रेप हुआ है तो इसका कसूर है, ठीक है। तो बहुत लोग कहते भी होते हैं, उस बुक में भी यही एक स्टोरी बनाई गई है, दो कि वो एक फिक्शन सी बनाई हुई है, कि जिया को उसकी बद्दुआ लग गई, उसने वो रोई, और एक कौवा जो है वो उसकी उसका वो देख के गया, और उसने जिया के प्लेन में कोई पता नहीं कुछ रख दिया, एंड वो इस तरह की एक स्टोरी सी बनाई हुई है। मगर उस टाइम पे ना बताने का मकसद ये है कि बहुत ज्यादा ऑपरेशन थी, ऐसे इस्लामाइजेशन के नाम पे लॉज थे जो वुमेन के लिए बड़े ऑपरेशन का जरिया बन गए थे, ठीक है ना। मतलब उसमें जो आपके पास एडल्ट्री के भी लॉज थे ना, वो ऐसे थे कि वुमेन के साथ ही क्राइम होता था, और वही वहां पे उसके लिए कल्प्रिट भी ठहराई जाती थी, जो हुदूद ऑर्डिनेंस वगैरह आपके पास थी। तो उस चक्कर में फिर ये हुआ कि वुमेन का ना एक पैराडाइम शिफ्ट आता है सोच में। अब वो लिबरल नहीं रहता, अब वो रेडिकल हो जाता है। वो फिर एक नारा लगाते हैं, मेन, मनी, मुल्ला और मिलिट्री। MMMM, 4 M's, ठीक है। वो ये नारा लगाते हैं, और वो अब बहुत रेडिकल हो जाते हैं, और अब एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसका नाम होता है वर्ल्ड एक्शन फोरम, वैफ, ठीक है। और ये अब बहुत शदीद गवर्नमेंट के साथ लड़ती है, ठीक है, ये एंटी गवर्नमेंट होती है, ये थोड़ी रेडिकल होती है, ठीक है। अब आपके पास उसके बाद फिर करते करते भुट्टो का टाइम आता है, अयूब खान का टाइम आता है, आ, बेनजीर लोगों का टाइम आता है। इसमें ज्यादा ज्यादा फिर ये वुमेन राइट्स अपलिफ्ट किए जाते हैं। उसमें जैसे आपके पास मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस है, जिसमें वुमेन को इनहेरिटेंस का भी राइट दिया जा रहा है। तो फिर ये हालात थोड़े अच्छे होते हैं, फिर फेमिनिज्म दोबारा लिबरल साइड पे जाता है। अब इस दौर में, ठीक है, मुशर्रफ के टाइम के बाद, इनलाइटनमेंट के बाद से, अब मसला ये हुआ है कि फेमिनिज्म थोड़ा सा पर्सनलाइज हो गया है। पर्सनलाइज मतलब पहले मसले बाहर के होते थे ना, कि हमें जॉब्स दोगे, हमें इक्वल पार्टिसिपेशन दोगे, ठीक है, हमारा हमारे रिफ्यूजीज को हम मैनेज करेंगे, ठीक है, ये बड़े बड़े मसले बाहर के मसले थे। अब पर्सनलाइज होने का मतलब अब घरेलू हो गया है, कि मेरे शौहर ने मुझे मारा, मेरे शौहर ने ये चीज नहीं की, ये कॉन्सेंट नहीं लिया, मेरे शौहर ने खाना नहीं पकाया। मतलब अब वो एक पर्सनलाइज लेवल पे आ गया। अब ये हरासमेंट और अब्यूज और इन चीजों से बाहर आके एक घरेलू मसाइल, एक औरत अपनी बॉडी के राइट्स, इन चीजों के राइट्स पे बोलने लगी है, ठीक है ना। और उसी की वजह से अब जो वो किए जा रहे हैं ना, स्लोगन्स भी होते हैं औरत मार्च के, तो आपने देखा है कि बहुत ज्यादा पर्सनलाइज हो गए हैं। और उस वजह से बहुत ज्यादा इस पे एक एंटी फेमिनिज्म सेंटिमेंट भी डेवलप हो गया है। मतलब फेमिनिज्म इज अ गुड आइडिया इन इटसेल्फ, बट इट इज बीइंग चैनल्ड, बीइंग पोर्ट्रेड, या आप कह लो कि बीइंग रिप्रेजेंटेटेड इन अ वेरी, आप कह लो कि मिसडायरेक्टेड मैनर। ये आप लोगों के लिए एक वैसे हेडिंग ये बनाई थी कि पाकिस्तान में फेमिनिज्म की क्या हिस्ट्री है और कैसे प्रोग्रेस किया। ये कुछ समझ आ गई है? क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने पहले इस्लाम में वुमेन का स्टेटस बताना है, फिर आपने फेमिनिज्म की हिस्ट्री बतानी है पाकिस्तान में, ठीक है ना। ओवरऑल भी चाहो तो थोड़ा सा बता सकते हो कि दुनिया में फेमिनिज्म कब आया था, तो वो 1800s में आया था, ठीक है, सेनेका फॉल कन्वेंशन के साथ थोड़ा सा आप बता दोगे, ठीक है, और बताओगे कि पहले पहली वेव में आपके पास जो है वो दुनिया में पहली वेव इस तरह थी कि उसमें ज्यादा लिबरल फेमिनिज्म था, ज्यादा सफराज के राइट मांगे गए थे कि हमें वोट देने दें। सेकंड रेडिकल हो गया, और थर्ड बिल्कुल वहां पे भी दुनिया में भी आप देखें तो थर्ड वेव बहुत पर्सनलाइज्ड है, ठीक है। तो और फोर्थ वेव ज्यादा सोशल मीडिया वाली है, खैर।
तो ये आप थोड़ा सा फेमिनिज्म का और बिलखसूस पाकिस्तान, क्योंकि आप उधर का एग्जाम दे रहे हो तो आप बता दोगे तो आपका क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। फिर थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में वुमेन अब क्या डिमांड कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मसला ग्रास रूट पेट्रियार्की है, बेस लाइन पेट्रियार्की, हरासमेंट, रेप, किलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, अनकंसेंटेड मैरिज, ठीक है। अ, और ये मैंने क्या लिखा है, हाँ हाँ हाँ, मेरा मैं कौन, या ये मैंने क्या लिखा है भाई, ये मैंने लिखा है कंज्यूमिज्म में भी पता नहीं क्या लिखा है मैंने, और डिस्क्रिमिनेशन। खैर बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को जो अभी बात नहीं बताई कि थर्ड वेव अब बहुत पर्सनलाइज हो गई है, कि मुझे मेरे शौहर ने मारा, मुझसे कॉन्सेंट नहीं लिया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मतलब अब वो पर्सनलाइज लेवल पे, ये नहीं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज दो, ये राइट्स दो, अब जरा पर्सनलाइज हो गई, घरेलू घरेलू लेवल पे चलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थर्ड वेव देखनी है। हाँ, प्रॉपर्टी राइट्स भी इस पे ज्यादा मांगे जा रहे हैं, ठीक है। इस्लाम एज अ कंप्लीट पैकेज, मगर ये वैसे ज्यादा प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो सेकंड वेव में आपके पास ज्यादा कॉमनली थे, ठीक है। इस्लाम एज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ राइट्स, प्रिविलेजेस एंड प्रोटेक्शंस फॉर वुमेन। अब आपने ये बताना है कि इस्लाम कैसे है, और उसमें आप राइट एज अ चाइल्ड उनके बताओगे, ठीक है। उसके ऊपर मैं आप लोगों को इस एक नोट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, आप लोगों के आज ग्रुप में मैं भेज दूंगी, उससे आप देख सकते हो। राइट एज अ चाइल्ड, राइट एज अ वाइफ, राइट एज अ मदर। फिर इकोनॉमिक राइट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, पॉलिटिकल राइट्स आप लिखोगे, सोशल राइट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेंट। ये मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, अपने एक फ्रेंड के, क्योंकि ये मैंने खुद भी उससे देखे थे, ठीक है। ये आप लोग देख लेना। फिर आपके पास इसकी अगली हेडिंग बनेगी कि व्हाई वुमेन नीड टू आस्क फॉर राइट्स इन इस्लामिक रिपब्लिक व्हेन इस्लाम हैज ऑलरेडी ग्रांटेड दीज राइट्स। तो वो आप फिर यही बताओगे कि किस किस वेव पे क्या एक्सप्लॉयटेशन है और इस्लाम ने किस तरह वो ग्रांट किए हैं। मैं अब आपको ये डायग्राम से बताती हूँ। ये देखो, ये मैंने लिखा फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव बेसिकली पॉलिटिकल, ये ओवरऑल बताई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, कि फर्स्ट वेव आपके पास पॉलिटिकल राइट्स मांग रही थी, राइट टू वोट मांग रही थी। दुनिया में ऐसे ही हुआ था ना, तो इस्लाम ने ऑलरेडी वुमेन को वो पॉलिटिकल राइट्स दिए हुए हैं, जो कि अभी आप नोट्स में भी देख लोगे। सेकेंड वेव आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज वगैरह में थी ज्यादा, ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, ठीक है। हमें ग्लास सीलिंग, स्टिकी फ्लोर्स, ममी ट्रैक, ये लफ्ज सुने हुए होंगे आपने ना, ग्लास सीलिंग, स्टिकी फ्लोर्स, ममी ट्रैक्स, इनका यही मतलब है कि औरत को नीचे स्टिकी फ्लोर से चिपका के रखा जाता है, या उनके लिए एक हिडन बैरियर, एक ग्लास सीलिंग होती है जो नजर नहीं आती, मगर वुमेन जो है उसकी वजह से पीछे रह जाती है, ना चाहते हुए वो एट पार नहीं आ सकती मैन के साथ, ठीक है। अगर आप इक्वालिटी दे भी, तो इक्विटी नहीं इंश्योर होती। तो सेकंड वेव इसके बारे में थी। तो यहाँ पे ये लिखा है कि इस्लाम ने हैज कन्फर्ड द ड्यूटी टू मैनेज होम अफेयर्स ऑन टू वुमेन बट शी इज फ्री टू वर्क। कि इस्लाम ने ऑल दो ड्यूटी जो आपकी रखी है वो यही रखी है कि मेल आपको प्रोवाइड करे और घर देखो, पर इसका इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम ने आपसे वर्क का राइट छीना, आप कर सकते हो। तो ये सेकंड वेव का जवाब हो गया। थर्ड वेव का ये हो गया कि वो पेट्रियार्की के अगेंस्ट थी, इंडिविजुअलिज्म एम्ब्रेस करने के बारे में थी। तो इस्लाम ने वुमेन को इक्वल स्टेटस दिया है, ठीक है, एज मैन। ऑल ह्यूमंस आर रिस्पेक्टेड इन इस्लाम, सही है। और delinquencies आर प्रोहिबिटेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन। कहने का मकसद ये है कि जो पेट्रियार्की की बात है उसको इस्लाम भी जो है वो स्क्वैश करता है। इस्लाम यही कहता है कि वुमेन आर इक्वल टू मैन, ठीक है। इस्लाम ने वुमेन को बिल्कुल बराबर स्टेटस दिया है। हाँ, अगर डिलिंक्वेंसीज की बात करें, जिस तरह से डिलिंक्वेंसीज जो है आपके पास औरतें बिल्कुल ही फिर हद से ज्यादा कुछ चीजें मांगना शुरू कर दें, तो वो इस्लाम ने डेफिनेटली प्रोहिबिट की है, और वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मैन में ही प्रोहिबिट की गई हैं। तो इसका जवाब ये हो गया, ठीक है, इस्लाम की लाइट में। और फोर्थ वेव ज्यादा सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, कि हमें हमें भी वॉइस मिले, हम भी बोले, अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो इस्लाम ने वो वॉइस ऑलरेडी वुमेन को दी हुई है, वो खुद को बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने एक डायग्राम बना के भी इसको रिप्रेजेंट कर देना है। बाकी ये जो कुछ राइट्स आपके वुमेन के लिखने हैं ना इस क्वेश्चन के लिए, ये मैं आपको नोट्स दे देती हूँ, ठीक है। वो बिल्कुल सीधे सीधे वो टाइप हुए हुए नोट्स हैं, ठीक है, कंप्यूटराइज, वो आपका उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का सिर्फ रिसालत और सीरा वाला रह गया, वो मैं आपको आखिर में कराऊंगी, और उसके साथ एक मैंने आपको ये चीज करानी है। ये ये इस्लामिक सिविलाइजेशन वाला जो हमने पढ़ा था ना, उसके साथ मैंने ये कुछ लिखा है कि मुस्लिम हिस्ट्री में कैसे हर फील्ड में बहुत आगे थे, ठीक है। ये हम कल कर लेंगे, और साथ रिसालत, ठीक है। यस मैम। अब ये आपका हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, कल आप लोगों का ये भी हो जाएगा रिसालत, और ये भी, ठीक है। फिर आप लोग ये करो कि आप लोगों का 10 डेज है ना, मगर 5 to 15 हमारे 11 बन जाएंगे। संडे आप लोग बेशक इस दफा ऑफ करो, क्योंकि टॉपिक्स आपके खत्म है। मंडे को मैं आप लोगों का पेपर डिस्कस कर लूंगी, जो कोई कह रही नहीं थी कि हमसे पेपर भी डिस्कस करें, वो हम एक दो पेपर्स कर लेंगे। 2024 भी कर लो, और कोई और भी मुश्किल लगता है आप लोगों को वो निकाल लो।
और ट्यूसडे को फिर मैं आपका मॉक कर लूंगी, जो 15th आपका बन रहा है ना, उस पे 15th ट्यूसडे को 15th रमजान है ना, उस पे फिर कर लेंगे जो आप लोगों का मॉक होगा फॉर्मल, ठीक है। कल आप लोगों का रिसालत कर लेते हैं। ये मैं आप लोगों को नोट्स भेजती हूँ, ये अपने बैच में बाकियों को भी बता देना कि ये जो एक हेडिंग है ना उसको नोट से कर लें, ठीक है। कोई क्वेरी हुई फिर मैं आपकी कल आंसर इंशाल्लाह कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।